Good morning, everyone. Today our topic is compound microscope. इससे पहले आपने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी किया था। ये जो माइक्रोस्कोप है इसका ये क्या काम होता है? टाइनी ऑब्जेक्ट को लार्ज करके दिखाता है, ठीक है। और यू कैन से सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरेटिवली ये बहुत ज्यादा बड़ा कर देता है। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में आप ज्यादा से ज्यादा 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं। कितना? 10 टाइम्स। इसके अंदर 300, 400, 500 टाइम्स आप इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहली बात है, इसके अंदर 2 लेंस होंगे। कितने लेंस होंगे? 2 लेंस होंगे। और दोनों के दोनों कैसे होंगे? कन्वर्जिंग। कैसे होंगे? कन्वर्जिंग। और कन्वर्जिंग लेंस कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसके अंदर 2 लेंस होंगे और दोनों के दोनों कैसे होंगे नेचर में? कन्वर्जिंग और यू कैन से कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरी बात, जो ये कन्वेक्स लेंस होंगी या कन्वर्जिंग लेंस होंगे, इनमें एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक को बोलते हैं आईपीस, ठीक है। 2 लेंस होंगे, एक को ऑब्जेक्टिव और एक को आईपीस। जैसे कि नाम गिवन है कि भाई ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के सामने होगा, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ये, ठीक है। और आईपीस इन फ्रंट ऑफ आई होगा, जहां से आप फाइनल इमेज को देखेंगे। सेकेंड थिंग, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ कम हो, लेस हो कंपैरेटिवली फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ठीक है। इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। कोई डाउट? ये सारी बातें नजर आ रही है आपको कन्वेक्स लेंस को लेकर? चलो इसके बाद हम डेरिवेशंस करेंगे मैग्निफिकेशंस का, कि कैसे मैग्निफिकेशंस के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल करेंगे साथ में, करें? इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है? एक स्मॉल फोकल लेंथ का, लेस फोकल लेंथ का क्या लेना है? कन्वर्जिंग लेंस। तो इसके बीच में कौन सी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। इसका ऑप्टिकल सेंटर कोस C1 ले लिया आपने और इसको नाम यहां पर दे दीजिए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट लेंस भी बोल देते हैं कई जगह पर, ठीक है। फोकस FO और इधर भी FO। दिस इज फोकल लेंथ। फोकस फोकल लेंथ FO। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पर रखना है आपने? बिटवीन F एंड C। बिटवीन F एंड C। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी? फोकस से। सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली जाएगी और जहां भी कट करेगी वहां पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। ठीक है। यहां पर आपकी इमेज बन जाएगी। इसको नाम दे दीजिए A डैश B डैश। A डैश B डैश ऑब्जेक्ट फिर इमेज। इसके बाद क्या करना है आपने? एक और कन्वेक्स लेंस, एक और कन्वर्जिंग लेंस लेना है जिसको आप आईपीस बोलेंगे, लेकिन उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो इससे कैसी होगी? ज्यादा होगी।
और यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि आप दोनों लेंस इकट्ठे नहीं बनाएंगे, पहले एक लेंस बनाएंगे, उसकी इमेज फॉर्मेशन करोगे, उसके बाद जो ट्रिक लगेगी वो ये लगेगी कि आपने जो ये आई पीस लिया है, आई लेंस लिया है, आई पीस लिया है, ये उस इमेज के बिल्कुल क्लोज रखना, आपने पास में रखना। इसका ऑप्टिकल सेंटर C2, इसकी फोकल लेंथ F, फोकस F। यहां पर भी इसका फोकस होगा, दिस वन इज आल्सो F। उसके बाद फिर दोबारा से रे डायग्राम बनाएंगे आप इसका। फर्स्ट रे टॉप से चलेगी इमेज के, इन्वर्टेड है तो क्या हुआ, टॉप तो यही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी ये, फोकस से। सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से, आगे इसके चांस नहीं है कट करने के। यहां से आप इसको देखेंगे तो ये आपको कहां पर सीम्स टू बी मेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से। जहां पर भी ये कट करेंगी वहां पर आपको एक इमेज मिल जाएगी, और ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इरेक्ट, सॉरी वर्चुअल होगी बट इन्वर्टेड होगी, ठीक है, वर्चुअल होगी बट इन्वर्टेड होगी। तो दिस इज फाइनल इमेज। ये कौन सी इमेज होगी, फाइनल इमेज। नोट करिए इस डायग्राम को। अब इसके अंदर अल्फा और बीटा लेने हैं आप, क्या लेने हैं, अल्फा और बीटा, यानी कि एंगल। यहां पर आ जाएगी, इस पॉइंट से इमेज दिख रही है आपको, फाइनल इमेज ए डबल डैश, यहां से ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, कौन सी, C2 A डबल डैश B डबल डैश। इस एंगल को आप लेंगे बीटा, इमेज के लिए एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, फाइनल इमेज इज बीटा। और इसी लाइन के ऊपर आपने क्या लेना है, इसी लाइन के ऊपर क्या लेना है, ऑब्जेक्ट को लेना है और उसका एंगल सबटेंड करना है। तो ये रहा ऑब्जेक्ट आपका, इस तरह से आप इसको इमेजिन करिए, इसके ऊपर यहां तक कर दिया, और यहां से आप यहां से इसको देखेंगे तो ये एंगल क्या होगा, ठीक है। अल्फा और बीटा मिल गए, यहां से ट्रायंगल नजर आ रही है दोनों, इसको भी नाम दे दो कुछ, क्या नाम दे इसको, P नाम दे। तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, P B डबल डैश और साथ में C। क्या निकालेंगे आप यहां से, किसकी वैल्यू निकालेंगे, टेंजेंट अल्फा की। और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, C2 B डबल डैश A डबल डैश। यहां से आप वैल्यू निकालेंगे टेंजेंट बीटा। बताइए क्या वैल्यू है, टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, PB डबल डैश अपॉन C2 B डबल डैश। और PB डबल डैश को क्या बोल सकते हो आप, AB, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरह से इसमें टेंजेंट बीटा क्या होगा, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन C2 B डबल डैश। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो आप। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट, बताइए, बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा, यही होता है। पुट करिए इनकी वैल्यू, व्हाट इज टेंजेंट बीटा, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन C2 B डबल डैश अपॉन
व्हाट इज टेंजेंट अल्फा? AB अपॉन C2 B डबल। ठीक है, करें सॉल्व इसको, यहां पर कर दो। M इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन C2 B डबल डैश इंटू क्या हो जाएगा ये? C2 B डबल डैश ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में और AB नीचे आ जाएगा। ये देखिए ये ऊपर पलट जाएगा। C2 B डबल डैश से C2 B डबल डैश कैंसल, क्या आ जाएगा? M इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A। ये सब हो ठीक। A डबल डैश B डबल डैश क्या है? फाइनल इमेज की हाइट। AB क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट। बीच में ये भी तो था, इससे ये बनी थी इमेज, फिर इसने ऑब्जेक्ट का काम करा इसके लिए, फिर ये इमेज बनी। दो लेंस का रोल है, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे लिख दिया? मल्टीप्लाई करिए A डैश B डैश से और डिवाइड भी कर दीजिए। मैथमेटिकली आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। इसके बाद M इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन AB, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश। आप इस तरह से लिख सकते हो इसको सिंप्लीफाई करके, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, इस तरह से लिख सकते हो। इसके बाद ये क्या? A डैश B डैश, A डैश B डैश क्या चीज है? ये इमेज है। किसने बनाई थी? ऑब्जेक्टिव ने। उसकी हाइट है ये, और ये क्या चीज है? ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इस रेशो को क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सेकंड वाले को देखिए, ये क्या चीज है? फाइनल इमेज की हाइट A डैश B डैश, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश। अब ये किसका काम कर रहा है? इसके लिए ऑब्जेक्ट का, और ये फाइनल इमेज का, और इनकी रेशो को क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? कैपिटल M इज इक्वल टू MO इंटू MP, यानी कि इन दोनों लेंस का जो मैग्निफिकेशन होगा उसका प्रोडक्ट। एक तो ऑब्जेक्ट ने बनाया, उसका मैग्निफिकेशन लिया गया, और एक आईपीस ने करा, उसका मैग्निफिकेशन लिया गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या मिलेगा? मैग्निफिकेशन, रियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, कोई डाउट? ठीक। इसके बाद MO और ME की वैल्यू निकालेंगे आप, और इसमें प्रूव करेंगे। MO व्हाट इज MO? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये? और MP दोनों वैल्यू आपको निकालनी है। आई पीस के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप में आपने इस तरह का डायग्राम बनाया था, और उसके लिए मैग्निफिकेशन भी निकाला था, और क्या वैल्यू थी उसकी? 1+D/F, क्योंकि उसमें एक ही लेंस था तो हमने FO और FE कुछ नहीं लगाया था। बट यहाँ पर आई पीस है तो इसकी कौन सी फोकल लेंथ लेनी पड़ेगी? यहाँ पर E। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई? MP की। डायरेक्ट यू कैन टेक, ले सकते हो आप ये वैल्यू, क्योंकि आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में इसको प्रूव किया। अब बात आ जाती है ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या थी? A डैश B डैश अपॉन AB, ऐसे लेते थे, और साथ में इसी वैल्यू को कैसे लेते थे? V अपॉन U करके। मैग्निफिकेशन लेना आता है V0 अपॉन U0। लेंस के केस में मैग्निफिकेशन 10th क्लास में पता था आपको कैसे देखते हैं? V/U। ठीक है, तो V0 अपॉन U0। V0 कहां है इसमें? ये देखिए, इस वैल्यू को बोलेंगे V0।
ठीक है, और यू नॉट इस वैल्यू को, वी नॉट कैसा होगा और यू नॉट, तो यहां पर आप माइनस लगाएं। ठीक है, दोनों वैल्यू मिल चुकी है एमओ और एमबी की। तो मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा, एमओ इंटू एमई, पुट करिए ये वैल्यू, एमओ की वैल्यू वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन, ठीक है, और आप इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हो यहां से, तो यही आपकी इक्वेशन मैग्नीट्यूड के साथ भी बन जाएगी, वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन, ओके, ठीक है, नोट करेंगे इसमें। इसके अंदर एक छोटा सा केस और है, कई बार हमें वी नॉट और यू नॉट की वैल्यू ना देकर कोई और वैल्यू दे देते हैं, बताता हूं अभी वो कैसे। क्या कहता है इस केस में, अगर जो ये ऑब्जेक्ट है यू नॉट की वैल्यू है ये वेरी क्लोज टू एफ नॉट हो जाए, मतलब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल कहां पर दिखाई दे आपको, यहां पर दिखाई दे, तो आप यू नॉट को क्या कंसीडर कर सकते हो, फोकल लेंथ एफ नॉट, वो भी माइनस में ही होगी, ठीक है। तो इफ यू नॉट कहां पर आ जाए, एफ नॉट, अप्रोक्सीमेशन में डाल दो, यानी कि माइनस यू नॉट माइनस एफ नॉट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये इमेज है ये कहां है, ये तो इस लेंस के पास ही है बिल्कुल, ये भी वेरी क्लोज टू दिस हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। तो ये जो फाइनल इमेज है वी नॉट है, लेंस से लेंस तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं कैपिटल एल, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये दोनों लेंस एक ट्यूब में रखे जाएंगे। देखिए माइक्रोस्कोप आपने लेबोरेटरी वगैरह वगैरह, एक ट्यूब होती है वो, ठीक है, उसमें लेंस को क्या करा जाता है, एक लेंस को आगे पीछे करके क्या करा जाता है, एडजस्ट किया जाता है ना उसमें, वही चीज है ये, वही टेक्निक है। एक ट्यूब होती है उसको लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बोलेंगे, लेंथ ऑफ ट्यूब बोलेंगे। तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एल, वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल, यस और नो, लेंस से लेंस तक का डिस्टेंस। तो इन दोनों वैल्यू को आप पुट करेंगे तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या आ जाएगा, एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्यूब और फोकल लेंथ ही आ गया। कहने का मतलब है अगर आपके पास दो लेंस की फोकल लेंथ गिवन है, क्या गिवन है, फोकल लेंथ, तो आप और उसकी ट्यूब की लेंथ है, तो वहां से भी आप मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, कितना मैग्निफिकेशन हम प्रोड्यूस कर सकते हो। आपको इसके इस फार्मूले की हेल्प से यू नॉट की वैल्यू पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं कि यू नॉट और वी नॉट होंगे तभी हम कर सकते हैं इसको। देखिए इसमें कितनी सारी वैल्यू चाहिए आपको, वी चाहिए, यू चाहिए, डी पता है 25 सेंटीमीटर, एफ ई एक लेंस की फोकल है, ठीक है। तो वो ये देकर क्या करना चाहता है, एल और एफ नॉट देकर, कि जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उनकी डायरेक्ट वैल्यू काउंट करिए, ऑब्जेक्ट को रखने की जरूरत ही नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट बिना इमेज लिए आप बता सकते हो कि वो कितना मैग्निफिकेशन दे सकता है, कितने गुना मैग्निफिकेशन दे सकता है वो माइक्रोस्कोप, ओके, ठीक है। एक बार दोबारा से, अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात वो कर रहा है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट जो मैग्निफिकेशन होगा फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, वो तो यही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, एम की वैल्यू वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट। बट फॉर आई पीस, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ पर है और जो फाइनल इमेज है वो कहां बन रही है, इन्फिनिटी पर, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में आपने पढ़ा था जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, डी अपॉन एफ, डी अपॉन एफ। एज यू नो मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन बी कैलकुलेटेड बाय एमओ इंटू एमई, दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो एमओ की वैल्यू क्या कर दी आपने,
वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट और एम की वैल्यू डी अपॉन एफ ई। क्या फर्क पड़ा इसमें और पहले वाले फार्मूले में? 1 प्लस कैंसल हो चुका है, 1 प्लस खत्म हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। उसके बाद अगर यही चीज आपको इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप और फोकल लेंथ में चाहिए तो क्या होगा फार्मूला? एल अपॉन वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट को क्या लिख सकते हो आप? एल अपॉन माइनस एफ नॉट। कब? जब ऑब्जेक्ट कहां पर लाई करे? ऑब्जेक्टिव के फोकस के बिल्कुल पास, नियर टू द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है। उसके बाद जो इसकी इमेज बने वो कहां पर बने? फोकस ऑफ द आई पीस पर। आई पीस के फोकस पर अगर आपने ये कर दी तो फाइनल इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। फाइनल इमेज का इन्फिनिटी पे बनना ही क्या होता है? नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर वो आपको ये वर्ड दे दे नॉर्मल एडजस्टमेंट तो यहां से आपको डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ना दे तो आपको वो ये देगा कि जो फाइनल इमेज है वो कहां पर बनेगी? इन्फिनिटी पर। तो आपको बजाय कि ये 2-3 वर्ड के ऊपर खेलने से अच्छा है कि आप इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस समझिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप ना लिखकर वो कैसे लिख सकता है? 2 कन्वर्जिंग लेंस लिखा जा सकता है, एक की फोकल लेंथ कम और एक की ज्यादा, या डिफरेंट फोकल लेंथ के साथ लिख सकता है। साथ में हिंट दे देगा कि कोई टाइनी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख रहा है, तो आपको वहां से समझ जाना चाहिए कि ये कौन से डिवाइस की बात कर रहा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो उसके लिए वो कितना उसकी इमेज को इंक्रीज कर सकता है या रेज करेगा? हाउ मच टाइम इमेज विल इंक्रीज। तो इसका क्या मतलब है? वो क्या निकलवाना चाहता है आपसे? क्या डिटरमाइन करवाना चाहता है? मैग्निफिकेशन। तो कहने का मतलब है वो मैग्निफिकेशन वर्ड भी ना यूज करके आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको थोड़ा सा बस ये एक पहेली की तरह क्वेश्चंस को समझना है और वहां तक पहुंचना है जिस आर्टिकल की वो बात कर रहा है। ठीक है।